नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके, साथ ही साथ बात करेंगे एक आंगनबाड़ी से रिलेटेड खबर को लेके। और जब हमने आंगनबाड़ी की ये अपडेट जानी तो हमें लगा कि ये शिक्षा मित्रों से भी रिलेट करती है। शिक्षा मित्रों के मन में भी वही भावना चलेंगी जो उस समय आंगनबाड़ी के मन में है। क्या है वो सारी बातें हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके। सबसे पहले हम समायोजन को लेकर ही बता दें कि शिक्षकों का समायोजन होने जा रहा था, जिसमें विद्यालय से जूनियर वालों का समायोजन होना था। इसको लेके शिक्षक कोर्ट चले गए। कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार के सभी सर्कुलर क्वेश्चन कर दिए, यानी समायोजन रद्द कर दिया। अब विद्यालय से जूनियर नहीं जाएगा, अब क्या हेड जाएगा या सीनियर जाएगा, इसको लेके भी आगे जो है मैटर चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू हो सके। एक नियत पॉलिसी के अंदर ही समायोजन होने चाहिए। अब पॉलिसी बनेगी, उसके बाद समायोजन होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का ये ऑर्डर आया, एक सचिव जी का भी आदेश आ गया, जिसमें सरप्लस शिक्षकों को 25-25 विद्यालयों का विकल्प भरने का आदेश था। 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच विद्यालयों का जो विकल्प था वो चुनना था। लेकिन अब शिक्षक असमंजस में हैं कि हम सचिव जी का आदेश माने, कोर्ट का आदेश माने, जिसमें सभी समायोजन रद्द हो गया है। तो अभी अपडेट ये भी मिली है कि जल्द ही आज या कल में सचिव जी का भी एक पत्र जारी हो सकता है, जिसमें वो अपने पुराने आदेशों का खंडन करेंगे। जो कोर्ट का निर्देश है उसके अनुपालन में समायोजन को रद्द करेंगे। तो आप परेशान ना हो, जो शिक्षक सरप्लस हैं और जो आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, विद्यालयों का विकल्प भर सकते हैं। लेकिन जो है समायोजन तो निरस्त होना ही है कोर्ट के निर्देशों के अनुसार। अब बात करें दूसरी अपडेट को लेके, तो ये हाथरस जिले से है, मुरसान ब्लॉक की है। एक प्राथमिक विद्यालय की बात है और एक प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने विद्यालय में ऐसी घटना घटाई कि बस चर्चा का विषय बन गई। हम बात कर रहे हैं हाथरस के मुरसान ब्लॉक की, जहाँ एक प्रधानाध्यापक ने सफाई कर्मचारी को पानी पीने से मना कर दिया स्कूल के हैंडपम्प से। स्कूल के हैंडपम्प से सफाई कर्मचारी के पानी पीने से मना करने पर उसने शिकायत अपने CDPRO को कर दी। बात प्रधान और ग्राम सचिव तक भी पहुंची, तो दोनों लोग प्रधानाध्यापक से बात करने आए। प्रधानाध्यापक ने कह दिया कि ये मेरा निजी हैंडपम्प है। अभी इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है कि किस प्रकार वो प्रधानाध्यापक का निजी हैंडपम्प है, लेकिन विद्यालय में सफाई कर्मचारी को पानी पीने से रोकने के लिए जो उन्होंने वहाँ कहा है, क्या वो नैतिकता का जो परिचय देता है? क्या वो बात सही है? क्या ऐसा प्रधानाध्यापक को करना चाहिए? इसके दो पहलू हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण जानकारी ना होने पर सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या किसी को दोषी ठहराया जा सकता है कि वो इंसान गलत है या सामने वाला गलत है। इससे संबंधित तो विस्तृत जानकारी उस विद्यालय के पढ़ाने वाले स्टाफ ही बता सकते हैं कि असली मैटर क्या है। फिलहाल प्रिंट मीडिया से तो बस इतना ही पता चल रहा है कि प्रधानाध्यापक ने सफाई कर्मचारी को पानी पीने से मना कर दिया है। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि कोई सफाई कर्मचारी विद्यालय के शौचालय को साफ़ करता है और उसके बाद हैंडपम्प को इस्तेमाल करता है, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, ताकि बच्चों पर, जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो क्या प्रधानाध्यापक ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये बात कही है, या किसी पूर्वाग्रह जो जातिवाद है या जो रूढ़िवादिता है, क्या उसके अनुसार उन्होंने ये बात कही है? ये अब जांच का विषय बन गया है। इसके लिए कमेटी बनी है और ये कमेटी ही निर्धारित करेगी कि प्रधानाध्यापक का दोष है या जो परिस्थितियां थीं उसके अनुसार प्रधानाध्यापक का मना करना सही है। ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपके विचार क्या हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शौचालय से सफाई करने के बाद, आने के बाद, अगर सफाई कर्मचारी विद्यालय के हैंडपम्प को इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे पहले उसको क्या क्या करना चाहिए? पहले स्वच्छता ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी है। बात हैंडपम्प की है, उसी से हाथ स्वच्छ होंगे, तो उसका विकल्प कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे किया जाएगा, यही तो विषय बनता है प्रधानाध्यापक और सफाई कर्मचारी के बीच में सामंजस्य बनाने का। लेकिन उनके भी सामंजस्य नहीं होगा, इस वजह से विवाद पड़ा है। अब हम तीसरी अपडेट की बात करें, वो है बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी को लेके। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी का जो अनुदान है वो बढ़ा दिया गया है। एक पारिश्रमिक अनुदान जो है वो बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 96 रुपये से 100 रुपये कर दिए हैं प्रतिदिन
कक्ष निरीक्षक है। हम सिर्फ कक्ष निरीक्षक की बात कर रहे हैं कि शिक्षक कक्ष निरीक्षक के रूप में तैनात किए जाते हैं। तो जो 2019 से चला आ रहा था 2025 तक, वो 96 रुपये से 100 रुपये कर दिया है। लेकिन बात यह है कि एक और संशोधित आदेश आ चुका है इसका, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो आदेश है वो 24-25 से ही लागू हो जाएगा। वैसे उसमें आदेश में ये स्पष्ट नज़र आ रहा था कि ये सत्र 25-26 के लिए होगा, लेकिन ये 25-26 के लिए नहीं, 24-25 के लिए ही है। तो इस बार की जो बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होंगी, उसमें ये बढ़ा हुआ अनुदान ही मिलेगा। इसको लेकर संशोधित आदेश भी आ चुका है। अब तीसरी बात जो हम कर रहे हैं वो है आंगनबाड़ियों को लेके। आंगनबाड़ियों को लेके जो अपडेट मिली है वो गुजरात से है, और गुजरात में आंगनबाड़ियों ने कोर्ट में रेड डाल रखी थी। कह लीजिए अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। हक की लड़ाई के साथ साथ अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी कि उनका कहना है कि 1983 से लेकर 2010 तक आंगनबाड़ियों की भर्ती हुई, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती हुई है, और वो एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत लगी हैं। और ये एक केंद्रीय योजना है जिसका दायित्व राज्य और केंद्र दोनों निभाते हैं। दोनों की जो है सहमति से ही ये कार्य आगे बढ़ता है। तो आज भी आंगनबाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ एक योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मियों के रूप में देखा जाता है। ना ही उन्हें स्थायी कर्मचारी के तरह कोई सम्मान प्राप्त है, ना ही सरकारी कर्मचारी की तरह सम्मान प्राप्त है, और ना ही कोई मानदेय या वेतन प्राप्त है। उनका ये कहना है कि हमें भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा भी वेतन या मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्थान में आंगनबाड़ियों को 10,000 और 5,000 रुपये मिलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 10,000, सहायिका को 5,000 मिलते हैं, जो बहुत ही अल्प मानदेय है। और वो एक सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की एक विशेष योजना के अंतर्गत कार्य करती हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ 6 से कम वर्ष के बच्चों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखा जाता है, और भी तमाम कार्य हैं जो स्वास्थ्य संबंधित हैं और बच्चों की बाल विकास से भी संबंधित हैं। इतने सारे काम करने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सिर्फ और सिर्फ एक योजना के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मी माना जाता है। कभी पूछें किसी से कि क्या आंगनबाड़ी सरकारी कर्मचारी कही जाती हैं, तो नहीं, वो कर्मचारी सरकारी नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ केवल पद और मान सम्मान की भी बात हो रही है, बात हो रही है आर्थिक स्थिति को भी लेके, कि मानदेय वृद्धि को भी लेके या वेतन को लेके। ठीक उसी प्रकार जैसे शिक्षा मित्र पिछले कई वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी भर्ती भी अलग अलग चरणों में हुई, फिर उसके बाद वो भर्ती होना बंद हो गया। लेकिन शिक्षा मित्रों का जो अनुभव है, और शिक्षा मित्रों ने विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य तो शिक्षक के समान किया ही है, साथ ही साथ राज्य की कई योजनाओं को भी सफल किया है। पोलियो ड्यूटी से लेके, जनगणना ड्यूटी से लेके, BLO की ड्यूटी से लेके, और भी ऐसे कई कार्य हैं जहाँ शिक्षा मित्र समान रूप से शिक्षकों की तरह ही अपना योगदान देते हैं। लेकिन आज भी क्या शिक्षा मित्रों को सरकारी अध्यापक या सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है? नहीं, आज भी उनको सिर्फ और सिर्फ मानदेय कर्मी ही देखा जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये प्रति माह 11 महीने के लिए ही दिए जाते हैं। उतने पर ही अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, जो वो भी एक बहुत ही अल्प मानदेय है। तो यहाँ से उलट ये देखी गई कि वहाँ पर आंगनबाड़ियों ने कोर्ट में ये रेड डाल रखी थी कि हमें समाज में मान सम्मान तो मिले ही, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले ही, साथ ही साथ हमें अच्छा वेतन या मानदेय भी मिले। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि एक एकीकृत योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना, जो केंद्र और राज्य दोनों चलाएं, तो राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसी स्कीम निकालें, वो कोई ऐसी जो है योजना दें, ताकि इन कर्मचारियों को, इन जो आंगनबाड़ी हैं, इनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा सके। स्थायीकरण के लिए कोर्ट ने कहा है, आंगनबाड़ियों का, कार्यकर्तियों का स्थायीकरण की बात कोर्ट ने कही है कि इनको मिलना चाहिए, इनका होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरह से शोषण है, जहां समान कार्य होने पे भी जो है इनको उतना ना तो मान सम्मान मिल रहा, ना मानदेय मिल रहा। यहाँ बात शिक्षा मित्रों से भी यही इसी तरह से रिलेट करती है कि शिक्षा मित्रों को भी कम से कम समाज में वही मान सम्मान मिले जो शिक्षकों को मिलता है, वही मानदेय मिले या वेतन मिले, उसके समान ही मिल जाए। मानदेय मिलता है तो कम से कम इतना तो मिले कि वो अपने पारिवारिक जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण कर सके, सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकें। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। जितना समाज में मान सम्मान भी मायने रखता है, उतना ही पैसा भी मायने रखता है। तो सरकार को भी एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि संविदा कर्मी के प्रति कोई भी समाज का, चाहे कर्मचारी हो चाहे बाहर के समाज का हो, किसी भी
हीन भावना के साथ ना देखें। उनकी दृष्टिकोण बदलना चाहिए एक मानदेय कर्मी के समान, चाहे वो मानदेय कर्मी किसी भी विभाग का हो। आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी के प्रति अलग व्यवहार होता है और मानदेय कर्मचारी के प्रति अलग व्यवहार होता है। तो इसी व्यवहार के अंतर को भी दूर करने का कोर्ट ने आदेश किया है कि ये अंतर, जब कार्य समान है तो ये अंतर जो है ख़त्म होना चाहिए। आपका क्या विचार है इस संबंध में? शिक्षा मित्रों से संबंधित आप अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को सरकार अगर चाहे तो मान सम्मान और आर्थिक स्थिति तीनों को लेके भी निर्णय जल्द से जल्द ले सकती है। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं, कब तक हो सकता है। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।